तो जैसे मैंने आपसे समझा कि आप जॉइंट्स के अंदर या स्पाइन में कहीं भी कुछ है तो आप उसका ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बारे में आगे और भी बात करेंगे। जी देखिए सर, मेरे पास 2 कैटेगरी के लोग आते हैं। जैसे आपने कहा कि हेल्दी लोग भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। आप फिजियोथेरेपिस्ट से कितना अलग हैं? फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टरी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? कायरोप्रैक्टर का जो हिंदी में एक वर्ड है वो है हार्ड वैद्य, या पर डे भी मैं कह सकता हूँ कि आप एक दिन में 4 से 5 लाख रुपए एक दिन का भी जा सकते हैं। एक दिन में 5 लाख? बिल्कुल। यानी कि आप मंथली अप टू 1.5 करोड़ रुपए। 1 CR। बिल्कुल। आज हमारा हिंदुस्तान एक चीज में और सबसे आगे चल रहा है, वो है लाइफस्टाइल डिजीज के अंदर। और लाइफस्टाइल डिजीज के अंदर जो एक सबसे कॉमन एक चीज निकल के आ रही है कि एक 20 साल का लड़का भी आकर के बोलता है कि सर मुझे स्लिप डिस्क हो गया, मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम है, और ये इतना ट्रेंडिंग हो गया है जिसकी कोई हद नहीं है। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 15,000 से ज्यादा स्पाइन की सर्जरीज होने से लोगों को बचाया है, और उनका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया है। तो मैं स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर सुनील दी अंकुश मेहता शो में। और आज हम हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे आपका एक्सपीरियंस और आप क्या सोच रहे हैं कि कैसे आपकी जो ये नई इंडस्ट्री है, हमारे लिए नई है कायरोप्रैक्टर, कि कायरोप्रैक्टर भी कुछ नया है। जब मैं आपसे पहली बार मिला तो मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या होता है, ठीक है। पर आपके साथ जब मैं मिला, बैठा, जाना, तो मुझे बहुत अमेजिंग लगा कि इस तरह की साइंस भी हमारे आसपास अवेलेबल है। तो मैं अपने पहले सवाल से शुरू करता हूँ कि एक कायरोप्रैक्टर कौन है? देखिए सर, कायरोप्रैक्टर का आप ये सबसे पहले तो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल फील्ड हो गई है, ठीक है। कायरोप्रैक्टर का लोगों ने इसलिए ज़्यादा नहीं सुना है क्योंकि कायरोप्रैक्टर जो वर्ड है, ये वर्ड एक यूरोपियन कैटेगरी में शामिल होता है। तो क्या ये एक इंडियन साइंस में है? ये इंडियन साइंस में है, बट इंडियन की तरफ से नहीं है। इंडियन साइंस, ये यूरोपियन ट्रीटमेंट है। और अगर आप मेट्रो सिटी की भी बात करें तो वहाँ पे भी ये ट्रेंडिंग में कुछ लास्ट 3 से 4 साल से ही आया है। और अगर हम हमारे थोड़े से छोटे शहरों की तरफ आएँ, कस्बों की तरफ आएँ, तो अभी ये इसकी प्रोनाउंसिएशन का जो वर्ड है वो बोलने में भी लोगों को नहीं पता कि अभी बोलना क्या है। तो इसके ट्रीटमेंट को जानने में, पहचानने में, और ये कैसे वर्क करता है, तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा। तो जैसे मैंने आपसे समझा कि आप जो जॉइंट्स के अंदर या स्पाइन में कहीं भी कुछ है तो आप उसका ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बारे में आगे और भी बात करेंगे। जी। तो मेरा सबसे पहला सवाल मैं आगे बढ़ने से पहले रहेगा कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से कितना अलग हैं? फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टरी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ये सर, कायरोप्रैक्टर और फिजियोथेरेपी में आप कुछ चीजें सिमिलर हैं पर बहुत ज्यादा सेम नहीं कह सकते। फिजियोथेरेपी ना एक अम्ब्रेला है, मतलब कि वो एक काफी, उसके अंदर एक स्कोप, काफी ब्रॉड चीजें आती है। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि लाइक आपका कोई फ्रैक्चर होता है, लिगामेंट इंजरी हुई, हड्डी टूटी, तो सबसे पहले पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाते हैं, क्योंकि उसमें एक वक्त लगता है, कम से कम 1 महीने से लेके 3 महीने 6 महीने का एक वक्त लगता है। उसको बोला जाता है रिहैबिलिटेशन पीरियड। तो एक रिहैब के अंदर जो पेशेंट आते हैं वो फिजियोथेरेपी का ही पार्ट है, वो एक्सरसाइज के थ्रू आपको ठीक करने की कोशिश करते हैं। जो कायरोप्रैक्टर का पार्ट है वो ज्यादातर रीढ़ की हड्डी या जॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमता है। तो जो कायरोप्रैक्टर का काम है वो रिहैब का काम नहीं है। हमारा काम है कि आपकी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हुआ, उसको तुरंत ठीक करना। आपके नीज में कोई अलाइनमेंट का इशू हुआ, प्रॉब्लम हुआ, पेन हुआ, उसको तुरंत ठीक करना। हम लंबा पेशेंट को नहीं लेकर जा सकते। तो फिजियोथेरेपी में आपके पास स्कोप है, लाइक आपके पास फ्रैक्चर केसेस हैं, बैक पेन है, या आप कह सकते हैं कि पैरालाइज के जो पेशेंट्स हैं वो सब फिजियोथेरेपी में ही देखे जाते हैं, वो हमारी कायरोप्रैक्टर फील्ड में नहीं देखे जाते। एक हेल्दी लाइफस्टाइल में कायरोप्रैक्टर क्या रोल प्ले करता है? जैसे अभी आपसे बात हुई तो समझ में आया कि हम जिन जिन चीजों में काम करते हैं, क्या एक बीमार आदमी ही आपके पास आता है या कोई अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कोई करना चाहता है और अवेयर हो रहा है इन चीजों को लेके, वो भी आपके पास आ सकता है? देखिए सर, मेरे पास 2 कैटेगरी के लोग आते हैं। जैसे आपने कहा कि हेल्दी लोग भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। जो हम काम करते हैं वो है आपके अलाइनमेंट बेसिस पे काम।
इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है, आपके पास गाड़ी है, अगर आपकी गाड़ी की आप अलाइनमेंट नहीं कराएंगे, कुछ महीने बाद एक रिक्वायरमेंट आती है गाड़ी के अलाइनमेंट की, और ना गाड़ी का अलाइनमेंट नहीं हुआ तो आपके टायर्स पे इफेक्ट आएगा, टायर्स पे इफेक्ट हुआ तो आपके इंजन कराने पड़ते हैं, टायर चेंज होंगे, या फिर इंजन पे आपके इफेक्ट आएगा। इसी तरीके से बॉडी का एक हमारा 2 हिस्से में खिस सकता है, 50-50% का एक रेशियो होता है बॉडी का वेट गेन। अगर आपकी बॉडी वन साइडेड शिफ्ट होती है, अलाइनमेंट खराब होता है, तो आपकी एक मसल्स इफेक्ट होगी फर्स्ट टाइम, उसके बाद वो क्योंकि एक यूनिट की तरह काम कर रही है, आपकी बॉडी कनेक्ट है एक दूसरे से, तो आपका नीचे से अगर कहीं लोअर बैक से आपका अलाइनमेंट खराब हुआ तो वो ऊपर तक आपको इफेक्ट करेगा। तो अगर वो बॉडी में आपके पेन्स एक जगह से शुरू हुए तो वो पूरी बॉडी में रिफ्लेक्ट करने लगेगा आपका पेन। तो इस वजह से क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास अगर मान लीजिए कोई स्लिप डिस्क का पेशेंट आता है तो हम उसके अंदर ये अलाइनमेंट्स ही चेक करते हैं, और अलाइनमेंट का काम करके वो पेशेंट को हम ठीक करते हैं। अब बात आती है कि नॉर्मल इंसान क्या हमसे ट्रीटमेंट ले सकता है, जिसको प्रॉब्लम नहीं है, जिसको पेन नहीं है, तो बिल्कुल उसको लेना चाहिए ताकि मेंटेन रहे। अगर अलाइनमेंट खराब करके आप मेरे पास आएंगे तो उसको ठीक करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट रहता है। तो आपको प्रॉब्लम ही ना हो तो हर 3 से 4 महीने में आप अपने कायरोप्रैक्टर के पास जाइए, चेक कराइए, अलाइनमेंट ठीक है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो एक सिटिंग आप ले सकते हैं उनसे, जिससे कि आपका बॉडी, आपके मस्कुलोस्केलेटन स्ट्रक्चर पूरा उसमें रहता है। तो हम अपने रूटीन के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे हम डेंटल चेकअप्स के लिए जाते हैं, आई चेकअप्स के लिए जाते हैं। श्योर तो इसके लिए भी हम आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए सर। अगर आपका बॉडी मेंटेन रहता है, स्ट्रक्चरल, पोस्चरल, ये सारी चीजें मेंटेन रहती है, तो आपको इस तरह की जॉइंट प्रॉब्लम बहुत जल्दी से नहीं आने वाली। नहीं। अभी हम नीचे बैठ करके बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं जैसे बैक पेन, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, पहले हम सोचते थे कि 50 साल से ज्यादा के लोगों के लिए है ये वाले डिजीज, कि जब वो 50 के हो जाएंगे तब प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। आपने बताया कि 35 साल से पहले, यानी कि 20 साल, 25 साल, 30 साल वाले लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं, और ये लोग ज्यादा हैं, जैसे आपने मेरे को बताया जी। तो आपने क्या इसका पकड़ा कि किस वजह से इन लोगों को ये सब डिजीज इतने टाइम से पहले होने लगी हैं? इसका इफेक्ट मैं मानता हूँ कि सबसे पहले तो लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल में तेजी से बदलाव आए हैं हम लोगों के। अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए स्कूल लाइफ से एक बच्चा निकलता है तो वो स्कूल अपनी 11-12 के बाद ही कहीं ना कहीं उसके लाइफस्टाइल में तेजी से चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या है, लाइक मान लीजिए आपका एक सर्कल आपको ऐसा मिला जो कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग का एक सर्कल आपको मिला, तो वो बच्चे को फर्स्ट तो कहीं ना कहीं से तो वो लत लगेगी, एक शुरुआत होती है हर आदमी की। तो उसको वो क्या करता है कि अपना एक स्टार्ट करेगा फॉर दी कि मैं कूल दिखूं, मैं अपने ग्रुप में कूल दिखूं, या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वो सिगरेट पीना स्टार्ट करेगा। वहीं से उसके लाइफस्टाइल में बदलाव आने शुरू होते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, अगर हम बात करें, एक जंक फूड का बहुत ट्रेंड चल चुका है। मैं मेरे घर के पास ही देखता हूँ, वहाँ पे स्टॉल्स लगी होती हैं। तो मैंने एक दिन एक फैमिली को नोटिस किया, मैं उनको लगभग हफ्ते में 1 या 2 बार तो आप मान के चलिए मैं उनको नोटिस कर लेता हूँ, वहाँ पे खड़े हुए हैं, वो अपने बच्चे के साथ होते हैं। तो मतलब 2 बार तो वो दिख जाते हैं। 2 बार मुझे 1-2 बार ऐसा भी होता होगा कि वो आपकी नजरों से बच जाते होंगे। सर मैं मतलब उस रास्ते से मेरा घर निकलता है, वो मेरे सामने मुझे 2 बार हफ्ते में मिले हैं। तो मैं देख रहा होता हूँ, उनका लगभग 4-5 साल का बच्चा है, वो उसको बर्गर या फ्रेंच फ्राई खिला रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं। मैं नोटिस करता हूँ कि ये जिस ऑयल में, जिस रिफाइंड ऑयल में, जिसको मल्टीपल टाइम यूज किया गया है, उसको कितनी बार फ्राई करके इन्होंने ये सर्व कर रहे हैं और खा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपका जंक फूड जो अंदर जाएगा, यूरिक एसिड तो बनना तय है, और उससे कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, हजारों बीमारियां जन्म लेती हैं। तो इसके बाद क्या होगा, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल तो खत्म होना ही है। तो मेरा कहने का मतलब है, बार बार जो आप ये चीजें फॉलो कर रहे हैं, कभी जंक फूड की तरफ, कभी अल्कोहल की तरफ, कभी स्मोक की तरफ, इन चीजों की वजह से जॉइंट प्रॉब्लम बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो आज की डेट में 20 साल से लेके 40 साल की जो एज क्राइटेरिया है उसके बीच के लोग ज्यादा आ रहे हैं, जो कि पहले ये बीमारियां 40-50 प्लस की होती थी, और आज अगर आप देखेंगे तो 20 से 35 और 40 के बीच के लोग ज्यादा क्यों आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो इन चीजों का इफेक्ट सही, आपकी एक्सरसाइजेस कम हो रही हैं, आप ये चीजें ज्यादा इनटेक कर रहे हो, तो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है लोगों का, इस वजह से। करेक्ट। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा
कि ये कायरोप्रैक्टर का स्टाइल ऑफ वर्क क्या होता है। जैसे एलोपैथी जो साइंस है वो ट्रीट करती है कि आपको तुरंत रिजल्ट देती है जी। आयुर्वेदा के बारे में हमने जो पढ़ा कि वो जड़ पे काम करता है। कायरोप्रैक्टर या कायरोपैथी क्या किस तरीके से हील करती है? कायरोप्रैक्टर का जो हिंदी में एक वर्ड है वो है हार्डवैद। हार्डवैद ओके, मतलब कि हड्डियों पे काम करना। तो हम लोग मसल्स, टेंडन, लिगामेंट्स पे एक पर्टिकुलरली काम नहीं करते हैं। हम लोग, हमारा जो कोर एरिया है वो है बोन्स एरिया, जो कि विच इज कनेक्टेड टू मसल्स, टिश्यूज एंड लिगामेंट्स। तो वो उसके साथ ही हमें देखना पड़ता है। अब कायरोप्रैक्टर में क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, एक पेशेंट मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि सर मुझे 5 साल से बैक पेन है, मेरी स्लिप डिस्क हो गई है, मैंने काफ़ी डॉक्टर से चेकअप कराया। चेकअप कराने के बाद मुझे डॉक्टर ने कहा कि मेरी नर्व ब्लॉकेज है, मुझे पूरी एक लेग में बहुत भयंकर दर्द जा रहा है। अब ऐसे में क्या होता है कि हम सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि आपको ये पेन हुआ कहाँ से, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहीं आप चोट तो नहीं लगी, कोई इंजरी तो नहीं हुई, कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ आपको। पहला चीज ये, और दूसरी ये कि आपने ऐसा किया क्या और कब से आपको पेन आना शुरू हुआ। लेकिन मुझे उस पेशेंट ने कहा कि मैंने एक बकेट उठाया पानी का और ऑन सडन मुझे पेन हुआ और उस दिन के बाद से मेरी हालत दिन बर दिन खराब ही होती गई। तो उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे 5 दिन की मेडिसिन दी। मैंने बहुत सारे डॉक्टर बदले, सबने मुझे मेडिसिन दी। मैंने होम्यो का ट्रीटमेंट लिया, मुझे फिर थोड़ा रिलीफ हुआ। मैंने आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट लिया, फिर मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ। लेकिन मेरे पेन परमानेंटली नहीं जा रहे हैं, टेम्परेरी मैं ठीक हो रहा हूँ। थोड़े टाइम चले जाते हैं जब तक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन फिर आ रहे हैं। इस केस में हमारा क्या काम रहता है कि हम पेशेंट्स का एक अलाइनमेंट चेक करते हैं, हेड टू टो। आपकी बॉडी स्ट्रक्चरल जो नेचुरल शेप में होती है, क्या वो उस शेप में है या नहीं है। अगर वो उस शेप में नहीं है, इट मीन्स आप जो मर्जी ट्रीटमेंट लें, जो मर्जी मेडिसिन लें, आपके ऊपर काम नहीं करेगी। ठीक है, सब कुछ फेल करेगा, कोई भी ट्रीटमेंट हो। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, लाइक एक घर है जो 4 पिलर पे खड़ा हुआ है, अगर उसमें से एक पिलर भी आपका गिर गया तो वो घर कितनी देर खड़ा रहेगा? करेक्ट, गिरेगा ही गिरेगा। तो हमारी अच्छी हम प्लास्टर करा लें, पीओपीस करा लें, कोई फायदा नहीं है, वॉलपेपर्स लगवा लें। बिल्कुल। तो ये चीजें काम तब आएंगी ना जब आपका बेस स्ट्रांग होगा। तो बेस वो है कि आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, मस्क्यूलोस्केलेटल स्ट्रक्चर है, वो सही शेप में है या नहीं है। तो वो ही हम ठीक करते हैं। वो करेक्ट करने के बाद आपका लॉन्ग लास्टिक रिजल्ट्स मिलते हैं पेशेंट को, और वो दोबारा उसको प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसे में हम पेशेंट को रीएजुकेट भी करते हैं कि आपको सोने का सही तरीका क्या रहता है। आपको लाइफ में कभी भी वजन उठाना पड़े, चाहे आप 50 kg का उठाएं, चाहे आपको एक पेन उठाना पड़े, उसको उठाने का एक सही तरीका है। अगर आप वैसे फॉलो करते हैं तो जिंदगी में कभी भी आपको बैक पेन जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डॉक्टर सुनील, एक कोरियोप्रैक्टर किन किन बीमारियों को ट्रीट करता है? सो जो हमारा कोर एरिया है ट्रीटमेंट का वो है स्पाइन, शोल्डर और नी। तो हम लोग सर्वाइकल हेडेक, थोरेसिक पेन, स्लिप डिस्क, कमर दर्द, घुटने का दर्द और कंधे का दर्द जो फ्रीज हो जाते हैं या कंधे की कोई चोट है, ये हमारा रीजन रहता है जिसको हम ट्रीट करते हैं। ओके। और एक कोरियोप्रैक्टर कितने दिन में रिजल्ट ले आता है? ये डिपेंड करता है कि पेशेंट किस कंडीशन में आया है। ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोग जिनको प्रॉब्लम है वो पूछते भी हैं कि हम कितने दिन में ठीक हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप प्रॉब्लम लेकर कितनी आए हैं मेरे पास। अगर आप प्रॉब्लम लेकर आए हैं अभी 2 दिन पुरानी, तो आप उतनी ही जल्दी ठीक होंगे। अगर आप 2 साल पुरानी प्रॉब्लम लेकर आए हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपकी प्रॉब्लम पेन बहुत ज़्यादा रेडिएटिंग कंडीशन में पहुंच चुका है, बहुत पुराना हो चुका है, 5 साल 10 साल हो चुका है, तो उसको समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा और ठीक करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। बट एज कम्पेयर टू जॉइंट प्रॉब्लम, दूसरे ट्रीटमेंट को लेके हम बात करें तो बहुत फास्ट रिजल्ट है और परमानेंट सोल्यूशन की तरफ काम करते हैं। तो एज अ पेशेंट अगर मैं पूछूं कि मेरे शोल्डर में कोई प्रॉब्लम है, लाइक शोल्डर में कोई झटका आ गया है या कोई प्रॉब्लम है, तो दवाइयों की बजाय मैं आपके पास आता हूँ, तो दवाइयाँ कितने दिन में ठीक करेंगी और आप कितने दिन में ठीक करोगे?
सर दवाइयों का काम क्या होता है, पहली बात तो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती हैं सभी, ठीक है। उस पर लिखा होता है नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी। वो क्या करेगी, वो एक आपके पेन्स को दबाने के लिए एक स्टेरॉयड फॉर्म में होता है, जो कि आपके नर्वस सिस्टम को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक करती है और स्वेलिंग को कम करती है, जो कि आपके पेन सिग्नल्स को नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंचने देती, ठीक है। तो वो दवाइयाँ कुछ टाइम के लिए है, 3 से 4 घंटे तक का एक टेबलेट का असर होता है। वो खत्म होते ही आपको फिर से पेन फील होना शुरू हो जाएगा। तो वो आपके रूट कॉज पे तो काम किया ही नहीं उसने। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे आपके फ्रोजन शोल्डर या पेन किस लिए आया, आपको दर्द किस लिए आया, वो ढूंढ के आपके ट्रीटमेंट करेंगे। और आपका शोल्डर को हम ओपन अप करने की कोशिश करेंगे, मसल्स, लिगामेंट्स, इसको जॉइंट को। तो होता है कि मान लीजिए आपका शोल्डर इतना खुल रहा है, तो इसमें दवाई आपका काम नहीं करेगी इसको यहाँ तक लेकर आने में। इसको खोलने के लिए हमें मैनुअल प्रैक्टिस करवा के ही आपको इसको खुलवाना पड़ेगा। तो लगभग 3 से 4 सेटिंग ऐसी जाती है जिसमें आपका कंधा खुल जाता है। तो आप सिम्टम्स पे काम नहीं करते? बिल्कुल नहीं, आप उसको फिक्स करते हैं। फिक्स करते हैं जी। आज दर्द को सर दबाया तो कल आएगा, इसलिए सिम्टम्स को तो किसी भी हाल में ठीक करने का नहीं होता। हालांकि पेन मैनेजमेंट एक जरूरी चीज है। पेशेंट को ये आता है तो सबसे पहले पेन मैनेजमेंट पे काम इसलिए करना होता है ताकि हम उसको ट्रीट करने लायक बना पाए। जब वो लायक बनता है फिर उसके रूट कॉज पे काम करना जरूरी है। तो डॉक्टर सुनील, जैसे हमने डिस्कस किया इन सब चीजों के बारे में, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने एज ए कोरियोप्रैक्टर करियर को चूज किया, और जितना मैं जानता हूँ जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं यहाँ पे शायद से आपका कोई कंपटीशन नहीं है। दैट मीन्स आप बहुत से लोगों में अकेले हैं जिन्होंने इस करियर को चूज किया जी, ठीक है। और बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड भी नहीं है, ये वाली टर्म बहुत कम सुनने में आती है कोरियोप्रैक्टर में। कुछ ही लोगों को जानता हूँ जो ये काम कर रहे हैं। तो इस करियर को चुनना आपके लिए कितना मुश्किल था या बहुत इजी रहा? क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, कहीं तो कोई कंपटीशन देखता है और कहीं पे कोई देखता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं। तो आपने इसको किस तरीके से लिया कि मेरे पास करने को पूरा जहां है, या यार इसके लिए तो अवेयर ही नहीं है लोग, और कई साल हो गए आपको लोगों को अवेयर भी कर रहे हो। तो आज आपका क्या टेक है इसके बारे में? सर मेरी जो बैचलर डिग्री हुई वो फिजियोथेरेपी में हुई। मैंने 7 साल अपने आप को फिजियोथेरेपी से सर्व किया। लेकिन जो पेशेंट्स थे ना वो मेरे पास थे सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के, लाइक बैक पेन, सर्वाइकल, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम में आती हैं सारी चीज़ें। तो मैंने देखा कि फिजियोथेरेपी में कहीं ना कहीं हम कुछ लैकिंग कर रहे हैं। पेशेंट के पास आज के टाइम में इतना टाइम नहीं है कि वो आपके पास 20 दिन, 25 दिन या 1 से 2 महीना आपको फॉलो करे, आपके पास आए डेली। सबके पास अपने काम और लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो ऐसे में मैंने कायरोप्रैक्टर फील्ड को चूज किया। इसके लिए फिर मैंने अपनी अलग से स्टडी की, इस ट्रीटमेंट को अच्छे से जाना, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट बेस्ड मैंने अपनी स्टडीज भी की। तो रिजल्ट मिलते कितने दिन में है, लाइक आपको बैक पेन है, आपकी कंडीशन को चेक करके कितने दिन में रिजल्ट मिल सकता है एज कम्पेयर टू फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी में आपको एक्सरसाइज या इलेक्ट्रोथेरेपी एक्सरसाइज के थ्रू ठीक किया जा रहा है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमेबल है। इसमें हम वही चीज 15 दिन को 5 दिन में कन्वर्ट करके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो 15 दिन वाली चीज 5 दिन में हो रही है, तो इसका मतलब 3 गुना रिजल्ट बिल्कुल है। और जब मैं इस फील्ड, मैंने अपनी फील्ड को जब इसमें थोड़ा सा शिफ्ट करने के बाद मुझे क्या हुआ कि मुझे अर्निंग सोर्सेस भी ज्यादा दिखने लगे। क्योंकि कहीं ना कहीं फिजियो में एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई स्किल है। तो आज के टाइम में बच्चे इसको सीखना भी चाहते हैं। आज मैं वर्कशॉप्स भी करवाता हूँ। बैचलर फिजियोथेरेपिस्ट या जो बीएमएस मेडिकल बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट हैं, हम उनको कोर्सेज भी करवाते हैं, कायरोप्रैक्टिक के, ऑस्टियोपैथी के। इससे करके 2 चीज़ों का फायदा होगा। पहला तो ये बच्चे की स्किल्स इम्प्रूव हो जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अब उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे पास बैक पेन का पेशेंट आया तो वही पुरानी चीज़ें करके मैं उसको भेज दूंगा। नहीं, वो पेशेंट को जल्दी पकड़ पाएगा, उसके प्रॉब्लम को समझ पाएगा और जल्दी ट्रीट कर पाएगा। जल्दी ट्रीट होगा तो पेशेंट की उसके साथ गुडविल ज़्यादा अच्छी बनेगी, माउथ टू माउथ मार्केटिंग ज़्यादा बनेगी, और पेशेंट का भरोसा जितना आपके लिए बनेगा उतने ही नंबर ऑफ पेशेंट्स आपके लिए कन्वर्ट होंगे। राइट। तो आपकी स्किल्स इंप्रूव होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं आज के टाइम में। बहुत सारे
कोर्सेज हैं कायरोप्रैक्टिक के, हम भी करवाते हैं। तो बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपनी फिजियोथेरेपी फील्ड के बाद आप इसमें थोड़ा कन्वर्ट होने की कोशिश कीजिए, आप अच्छा ग्रो करेंगे डेफिनेटली। तो कायरोप्रैक्टर के कोर्सेज कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ से इसको हम कर सकते हैं, और उसके लिए हमें पहले क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? सबसे पहले तो इसमें जो करवाने वाले जो डॉक्टर होते हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, या जो डॉक्टर की जो क्वालिफिकेशन है, वो खुद की एक बैचलर या मास्टर्स होना ज़रूरी है इसके अंदर। उसके बाद आपकी ऑस्टियोपैथी में मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा होता है इसका, और 3 साल से 5 साल की डिग्री इसकी होती है। वही इसके लिए एलिजिबल है जो बच्चों को, स्टूडेंट को करवा सकते हैं। और स्टूडेंट का एलिजिबिलिटी एरिया क्या होना चाहिए, उसका कम से कम बैचलर डिग्री होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट बैचलर डिग्री कर रहा है तो 2 साल से पहले हम उसको ये वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं करवाते हैं, क्योंकि बच्चे के बेसिक्स ही कवर नहीं होते हैं, उसमें एनाटॉमी या ये सब चीज़ें उसको नॉलेज नहीं होती है। तो 3 साल आने के बाद उसका एनाटॉमिकल चीज़ें क्लियर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसका एनाटॉमी उसको पता होना चाहिए, बॉडी का ढांचा क्या है, तभी वो इस चीज़ को समझ पाएगा और पेशेंट को रिजल्ट दे पाएगा। डॉक्टर सुनील, जैसे एक तो हम जाएं आपके क्लिनिक में आए और आपसे ट्रीटमेंट लें, टाइम भी लगेगा, आने में भी होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आज हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं इसमें सामने वाले को बेनिफिट्स हों, तो उनके लिए क्या टिप्स हैं कि वो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आपसे कुछ ऐसे टिप्स ले लें कि वो कोई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम उनकी बॉडी में आती है तो वो खुद से ही उसको हील कर लें? देखिए, सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैंने आपको बोला था, ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम सीखने की बात करें, कोई मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, अगर वो हमसे सीखना चाहते हैं तो कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो हम करवाते हैं। तो आपके इसमें आप छोटी छोटी चीज़ें कवर कर सकते हैं, जैसे आपको गर्दन दर्द, सर्वाइकल पेन, लोअर बैक, ये चीज़ें घर में अगर आपके किसी के है या आपको खुद को है तो आप कवर कर सकते हैं। छोटी चीज़ें, मस्कुलर पेन जैसी चीज़ें हैं, ये आप ठीक हो सकते हो, ठीक है। अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो मतलब आप जब सिटिंग लेते हैं तो उस टाइम पे कुछ होम एक्सरसाइजेस भी देते होंगे? डेफिनेटली जिससे वो घर पे फॉलो कर सकते। बिल्कुल, हमारा क्योंकि एक्सरसाइजेस के बिना मैं नहीं समझता टिश्यूज ओपन होंगे, तो एक्सरसाइज का एक बड़ा पार्ट है। जी। और एज अ प्रोफेशन कायरोप्रैक्टर कितना पैसा कमाता है? इसकी कोई लिमिट ही नहीं है सर। अगर गुड़गांव वाले सर हैं, हाँ, जिनके यहाँ मैंने बहुत भीड़ देखी है, आई होप आप कनेक्टेड होंगे उनसे जी। तो सर क्योंकि अब ये एक नई फील्ड है और फैसिनेट भी करती होगी नए स्टूडेंट्स को और नए जो करियर अपना बना रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उस पे बताएंगे? देखिए सर, इसमें नॉर्मली एक इनकम की बात करें तो लगभग आप मान के चलिए, स्टार्टिंग ही आप 30-40,000 से स्टार्टिंग अगर आप करते हैं, 30-40,000 से आपका स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट मंथ से आप इतना अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। अब डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे कि आप पेशेंट पे रिजल्ट कैसा दे रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट से ही आपकी मार्केटिंग है, और दूसरा आप इसके अलावा और कितना मार्केटिंग पे आप स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप 40-50 से लेके मंथली 4 लाख 5 लाख या पर डे भी मैं कह सकता हूँ कि आप एक दिन में 4 से 5 लाख रुपए एक दिन का भी जा सकते हैं। एक दिन बिल्कुल। यानी कि आप मंथली अप टू 1.5 करोड़ रुपए 1 CR बिल्कुल जा सकते हैं। और आपने ये देखे हैं कि मैंने बिल्कुल देखा है सर। हमारे कुछ एक सीनियर हैं जो इतना ऑलरेडी कर रहे हैं। मंथली उनका 1.5 CR है मंथली, तो वो ग्रो है इस चीज में। अभी तक तो मैंने और जगह पे देखा था कि ये वाली फिगर सुनने में आती है कि आपका मंथली इतना हो जाएगा, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत सर फिजियो का ना हमेशा मोरल डाउन रहता है। फिजियो हमसे ये क्वेश्चंस करते हैं, सर इस फील्ड में बहुत स्ट्रगल है, क्या हमारा क्लिनिक इतना अच्छा रन कर पाएगा, हम इतना ग्रो कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि कायरोप्रैक्टर में जब आप जाते हैं तब आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अर्निंग सोर्स के लिए, ठीक है। आपकी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है। तो आप अपने अंदर डालिए कि स्किल्स कितना आप इम्प्रूव करें अपने आप को लेके। जितना स्किल्स आप अपने आप को पॉलिश करेंगे लेके, उतना ही ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है उसके बाद अर्निंग की, कितना भी कर सकते हैं।
तो आप पिछले 4 साल से कायरोप्रैक्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं जी और आपने सभी फेजेस देखे होंगे एज ए बिल्कुल। स्टार्टर, और आज आप एक्सपीरियंस्ड हैं जी और अब जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए सीनियर्स हैं, ठीक है। जी। तो कभी आपको लगा कि यार पंगा ले लिया, सही चल रहा था फिजियोथेरेपी वाला, ये अभी कहाँ मैं अब ना तो वहाँ वापस जा पा रहा हूँ, और ये अब नई चीज यार नहीं सर, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने पंगा अच्छा ले लिया। चले लिया। अच्छा ले लिया, क्योंकि ये एक नई चीज थी सर मेरे लिए सीखने को। मुझे भी पहली बार पता नहीं था ये ऑस्टियोपैथ कायरोप्रैक्टर क्या होता है। जब मैं इसमें इंडल्ज हुआ तो मुझे पता चला कि ये बहुत अच्छी चीज है। सबसे पहले तो पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज है, ये इतना अच्छा रिजल्ट देती है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं पेशेंट्स को लेके, और ग्रो करने डॉक्टर की इनकम और इन चीज़ों को लेकर बात करें तो इसमें तो मैंने आपको बताया ही है। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको सीखना चाहिए बच्चों को। इंडल्ज करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए और ग्रो करिए। देखो आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लग रहा है कि एक जेन्युइन आप आंसर्स दे रहे हैं किसी भी चीज के। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि कुछ भी सोच समझ के आप कह रहे हैं, कि जो फ्लो है उसी के अंदर जा रहा है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। यहीं से ना एक क्वेश्चन और निकल के है जो शायद आपकी फील्ड से रिलेट नहीं करता। एक जनरल क्वेश्चन है कि आज जब कोई एक बीमार आदमी होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है, उसे पता ही नहीं होता कि मुझे कौन से डॉक्टर के पास जाना है, राइट। ठीक है। लाइक मैं अपनी एक किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए एक डॉक्टर के पास गया था और मेरा एक्सपीरियंस ठीक था, तो अगली बार मेरे को मेरा बोन ब्रेक हो गया, तो उसे पता ही नहीं है कि ऑर्थोपेडिक के पास जाना है या वही एमडी मेडिसिन के पास जाना है। तो यहाँ पे आप ऑडियंस को कैसे बताना चाहोगे कि कैसे चूज करें बेस्ट डॉक्टर, या किसके पास जाएं वो? सर, किसी का बोन ब्रेक हुआ तो वो किसी गैस्ट्रो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा या कार्डियक डॉक्टर के पास तो नहीं जाएगा, ना वो उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो सर ऑर्थोपेडिक ही आपकी हड्डी को जोड़ सकता है। अगर आप किसी और से जिसको नॉलेज नहीं है अगर उससे हड्डी जुड़वाएंगे तो इसको मालयूनियन बोला जाता है। मालयूनियन का मतलब हो गया आपकी हड्डी ठीक से नहीं जुड़ी है, इम्प्रॉपर वे में उसको जोड़ा गया है, तो वो कच्ची रह जाएगी या उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं, आपने मुझसे पूछा है कि मान लीजिए किसी को लोअर बैक पेन हुआ, तो लोअर बैक पेन के लिए सबसे पहले लोग आज फर्स्ट चॉइस जो है वो ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन्स, इनके पास ज़्यादा जाते हैं। और उनके पास जो ट्रीटमेंट की फर्स्ट चॉइस है वो क्या रहती है, वो है मेडिसिन्स, इंजेक्शंस, इसके बाद नहीं हुआ तो सर्जरी। जो कि मैं कहूँगा कि पेशेंट का अगर उसको हड्डियों से रिलेटेड, हड्डी टूटी नहीं, अगर दर्द है, जॉइंट की प्रॉब्लम, तो सबसे पहली चॉइस उसकी एक कायरोप्रैक्टर ही होना चाहिए। ओके। क्योंकि कायरोप्रैक्टर का काम है आपकी बॉडी के बेस को समझना। बेस को समझेंगे तो रूट कॉज का पता चलता है कि आपकी प्रॉब्लम, आपके पेन आ कहाँ से रहे हैं। ये चीजें इतना डीप में जाके कोई भी सर्जन, कोई भी बड़ा डॉक्टर आपको इतना वक्त नहीं देगा। अगर एक ओपीडी के बाहर 150 की लाइन लगी है, 150 ओपीडी एक दिन में डॉक्टर देख रहे हैं, तो आप कितना मानते हैं आपको टाइम देंगे? मुश्किल से हार्डली 1 मिनट। 1 मिनट में असेसमेंट तो होना बहुत दूर की बात, ठीक से आप अपनी बात भी नहीं बता पाएंगे, पेन चलना शुरू हो जाता है और आप अपनी बात भी नहीं बता पाएंगे, आपकी पूरी बात ही नहीं सुनेंगे। आपको कहेंगे 5 दिन की मेडिसिन खा लीजिए, आप फिर आइए मेरे पास, देखते हैं, नहीं हुआ तो आपको सर्जरी कर देंगे। तो वो लास्ट ट्रीटमेंट नहीं हुआ सर। सर्जरी से याद आया, स्पाइन सर्जरी। जी। क्या स्पाइन सर्जरी कामयाब है? सब जब मेडिसिन काम नहीं करती तो सर्जरी ऑप्शन ही आएगा। तो ये तो बड़ा ट्रेंडिंग, फिर से कहूँगा कि डॉक्टर आजकल बहुत जल्दी जल्दी सर्जरीज लिख रहे हैं। कोई भी आया झट सर्जरी लिख दो। तो सर्जरी की जो प्रैक्टिस चल रही है ना, वो कभी भी पेशेंट को डिपेंड करता है कि सर्जरी के लिए पेशेंट किस चीज़ में आया। ऐसा नहीं कि पेशेंट मेरे पास आते हैं हर पेशेंट को मैं ठीक कर देता हूँ। कुछ पेशेंट सर्जरी रिलेटेड भी होते हैं, लेकिन स्लिप डिस्क में 95% पेशेंट विदाउट सर्जरी ठीक हो सकते हैं। 5% कौन लोग होते हैं? वो लोग जिनका पेन पीक लेवल पे है, मतलब कि उनका ब्लड फ्लो किसी चीज से ओपन नहीं हो रहा, लोटा के ही गए हैं, अब सॉल्यूशन रहा नहीं। बिल्कुल। यानी कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मान लीजिए आपकी रीढ़ की हड्डी में ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन आया हुआ है, या आपको ट्यूमर हो गया है, कैंसर भी हो सकता है, स्पाइन टीबी, स्पाइन ट्यूमर,
या कोई बड़ा इन्फेक्शन या कोई हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, देन ऐसे केसेस में हम लोग खुद रिकमेंड करते हैं कि आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब यहाँ पे लोअर डिस्क का पेन सर्जन्स के पास जाकर के उन्हें दिखाता है, तो वो हमें कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप सबसे पहले इनके पास जाइए, जो कि वो कर सकते हैं, लेकिन वो दवाइयाँ दे के उनको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है थोड़ा मिसगाइड पेशेंट को किया जा रहा है। सही तरीके से अगर पेशेंट को गाइड किया जाए तो इसमें दोनों का ही भला है, डॉक्टर का भी है क्योंकि उनकी अच्छी गुडविल बनेगी अगर अच्छा गाइड और अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे, और पेशेंट का तो है ही क्योंकि पेशेंट को ठीक होना है। तो ऐसे में लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है डॉक्टरों के लिए कि इसने तो मुझे और ज़्यादा बीमार बना दिया, इसके पास गए तो इसने मेरा गया था मैं पेन ठीक कराने, मेरा लीवर किडनी खराब कर दिया, इतनी दवाइयाँ दी। तो सही तरीके से कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेट हो रहा है सर। जैसे पिछले 20 सालों में एलोपैथी पे बहुत ज्यादा लोग आ गए थे, तो अब पिछले 4-5 साल से आफ्टर कोविड तो देख रहे हैं कि लोग आयुर्वेद पे, होम्योपैथी पे और दूसरी पैथीज पे ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि लोगों की जागरूकता बढ़ती जा रही है टाइम के साथ। लोगों ने पढ़ना भी शुरू किया और देखना भी शुरू किया कि एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस में ही एलोपैथिक वर्क करती है। अगर आपको पेन 10 on 10 है, इतना ज्यादा है, तो उसमें आपको कोई भी ट्रीटमेंट फर्स्ट पेन मैनेजमेंट मतलब काम नहीं करेगा। सबसे पहले आपको दवाई दे करके एक बार आपका दर्द कम करना जरूरी होता है, वहां एलोपैथिक काम करेगी। कोई इन्फेक्शन हो गया है आपको, वहां पे आपकी एलोपैथिक काम करेगी। लेकिन जो क्रॉनिक कंडीशंस के पेशेंट्स हैं जिनको वक्त लगेगा ठीक होने में, ऐसे में कभी भी एलोपैथिक दवाइयों की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या नेचुरल तरीके से आप थेरेपी करवाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनील हमारे शो पे आने के लिए, और अपनी इतनी इंफॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर करी, इतना नॉलेज दी हमारी ऑडियंस को। तो हम नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।